साथियों, आप सभी को जय श्री राम, जय परशुराम, जय भारत। मैं अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन महासंघ असीम कुमार पांडे आप लोगों से आज कुछ बातें करने के लिए और इस आज़ाद भारत में जो हमारे सवर्णों की पीड़ा है, जो देश की पीड़ा है, जिस तरीके से हम लोगों को झुठलाया जा रहा है और एक अलग किस्म का आभामंडल खड़ा करके केवल सवर्णों को अत्याचारी और तरह तरह के आरोप लगा करके पता नहीं कौन से 3000 सालों का विवरण लोग दे रहे हैं कि इतने सालों से अत्याचार हुआ है, इतने सालों से इन्होंने उन जातियों को दबाया है जिनको दलित कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं, ये समझ में नहीं आया। जिनके पास अपने बाबा के पिता का नाम नहीं उपलब्ध है, वो कह रहे हैं कि 3000 सालों से अत्याचार हुआ। आज सरकार भी इसी में शामिल है। मुझको बहुत बड़ा कष्ट हुआ जब मैंने SC/ST एक्ट, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि SC/ST एक्ट में 98% मुकदमे गलत लिखे जा रहे हैं। 98% मतलब केवल 2% मुकदमे सही हैं, 98% मुकदमे गलत लिखे जा रहे हैं। और 98% मुकदमे जो गलत लिखे जा रहे हैं, अधिकतर मुकदमे विवेचना में ही फेल हो जाते हैं। उसके बाद अगर न्यायालय में गए तो वहाँ फेल हो जाते हैं। और पाया ये गया कि यह एक माध्यम है लोगों को ब्लैकमेल करने का। मुकदमे लिखाओ, ब्लैकमेल करो, मुकदमे लिखाओ, ब्लैकमेल करो। इस तरीके से जब इस बार सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 1918 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आदेश किया कि ये मुकदमा गलत है, मुकदमा लिखने के पहले पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से परमिशन लिया जाए और उसकी जांच कराई जाए। अगर सत्य है तो मुकदमा लिखा जाए। क्या गलत कह दिया था? वो तो कह रहे थे मुकदमा लिखा जाए, लेकिन अगर वो सही है, जो आरोपी है, जो आरोप लगा रहा है, तो उस स्थिति में मुकदमा लिखा जाए। लेकिन उस पर हुआ क्या? रामविलास पासवान पीछे से आ गए और इनके आदेश पर पूरे देश में दलितों ने वह उग्र आंदोलन खड़ा किया कि जिसके बल पर कहा जा रहा था कि ये दलित जात हैं, इनको सताया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है, इनका उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने जो नंगा नाच किया सड़कों पर, जिस तरीके से पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने जो जन आंदोलन किया, पूरे देश में हिंसक आंदोलन किया, और उसका जो परिणाम आया कि यह सरकार जो 36-56 इंच का सीना बता रही है, दब गई। दब नहीं गई। यह वोटों की लालची सरकार थी। ये तो सोचती थी कि जो सवर्ण वर्ग है ये हमको देश के नाम पे वोट दे रहा है, बरगला रहे हैं। देशभक्ति क्या है, उस पर मैं भी बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि, और उसके बाद इन्होंने संसद में जो हमारे वोटों से जीत कर लोग गए थे, इनको कोई दलित वगैरह वोट नहीं देता है। आप कहीं भी आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, हर जगह दलितों की अपनी पार्टियां हैं। वो जातिगत आधार पर अपने उम्मीदवारों को और अपनी पार्टी के लोगों को वोट देते हैं। कहीं भी ये नहीं है कि दलित वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा। हो सकता है कुछ परसेंट में कहीं मिल गया हो, मैं उसका नहीं कहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, और उस वोटों के नाम पर आप ब्लैकमेल करोगे जो आपको वोट दे रहे हैं, और इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि उनको लगा था कि आप शिष्टाचार कर रहे हो, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हो। उस पर भी मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि बहुत से मामले हैं जिस पर अभी जाना है। मैं अभी केवल दलित एक्ट पर टिका हुआ हूँ कि किस तरीके से एक गलत काला कानून ला करके सवर्णों का और पिछड़ों का, यानी कि जो 78% जनसंख्या है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। भाई, मुकदमा लिखा जाता है, संविधान बना हुआ है, संविधान कहता है सबको बराबरी का हक है, सभी लोग को जीने का हक है। जो भी इस भारतवर्ष में है, संविधान के अनुसार सबको जीने का हक है, और उसके लिए संविधान उनको अधिकार देता है। लेकिन आपने संवैधानिक अधिकारों का हनन कर दिया 78% लोगों का। होता क्या है कि IPC CRPC है जिसमें मुकदमा लिखा जाता है, और वो मुकदमा जो लिखा था उसकी विवेचना होती है। विवेचना के बाद मुकदमा न्यायालय में जाता है। न्यायालय उस पर तथ्यपरक निर्णय लेकर के अपना निर्णय देता है कि ये मुकदमा सही है कि गलत है। वो जब मुकदमा, कई ऐसे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक गए और पता चला कि 98% मुकदमे फर्जी हैं। इस
इस एक्ट के माध्यम से लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है, उनसे वसूली की जा रही है। तो हार करके उन्होंने एक फाइंडिंग दी और कहा कि ये मुकदमा समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद, और समाप्त न किया जाए, इसको तब लिखा जाए जब ये सही हो, जो आरोपी आया है ये सही है, तो वास्तव में न्याय पाने का अधिकार सबको, इसका मुकदमा लिख दिया जाए। इस पर क्या हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया इन लोगों ने फर्जी तरीके से, और उस आंदोलन को खड़ा करने के बाद उसका तथ्य लेकर के माननीय संसद में गए। संसद में इन्होंने एक प्रस्ताव पारित करा दिया। इसमें 24 पॉइंट नए ला दिए गए। कह रहे हैं कि 1989 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने SC/ST एक्ट लाया था, सही है, लाया था, लेकिन जो 24 और बिंदु उसमें जोड़ दिए गए, वही दुर्भाग्यशाली था कि ये एक एक्ट जो है जातिगत आधार पे बना था, जबकि आर्टिकल संविधान का कहता है कि जातिगत आधार पे किसी का एक्ट नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन वो भी बनाया गया। लाने के बाद इसमें 24 धाराएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट के लालच में कि हम सबसे बड़े दलित हितैषी हैं, मेरे आंख में आंसू आ जाता है, रोहित वेमुला मरता है तो इनके आंख में आंसू आ जाता है, संसद में बैठ के रोने लगते हैं। जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो आतंकवादी के साथ खड़ा होता है, अगर वो मरता है तो उस पर इनके आंख में आंसू आते हैं, ये रोते हैं। और इनके रोने का परिणाम ये होता है कि रोहित वेमुला के लिए, जो दलित था ही नहीं, पिछड़े वर्ग का था, वो उसके लिए इनके आंख में आंसू, और ये रोते हुए मिलते हैं और कहते हैं कि मुझको इसकी मौत पे दुख है। ये है 56 इंच सीने की बहादुरी। उसने किसको प्रताड़ित किया? 78% लोगों को प्रताड़ित किया। एक काला कानून बना दिया जिसमें आपको बिना विवेचना के मुकदमा लिखते ही जेल जाना है। ऐसा हुआ भी, जैसे मुकदमा लिखा गया वैसे ही एक कर्नल को एक्ट बनने के दूसरे दिन जेल भेज दिया गया। जो 2-2 बार भारत की सीमाओं की रक्षा में लड़ाई लड़े थे, उन कर्नल को उठा के जेल भेज दिया गया। वो बेचारे मुंह छुपा करके जेल जा रहे थे। इस तरीके से उत्पीड़न किया गया। और यही नहीं, आज ज़िले के कोने कोने में, हर गांव में एक एक मुकदमे इस तरीके के लिखे जाते हैं। उसके बदले में उनको अपने ज़मीन जायदाद बेच करके किसी तरीके से जाके समझौता करना पड़ता है। बहुत जगह मुकदमा थानों पर रखा रहता है और उसको कॉपी को दिखा करके ब्लैकमेल किया जाता है, पैसा वसूला जाता है। एक नया माध्यम हो गया है कि किस तरीके से उत्पीड़न किया जाए। यह सरकार नए नए बहाने ढूंढती है और नए नए तरीके ला करके लोगों का उत्पीड़न करती है। तो जो दलित एक्ट हम संविधान के खिलाफ है, 78% लोगों के खिलाफ है, उसको उत्पीड़न का एक जरिया बना करके, और जिनका वोट पाते हैं ये, उन लोगों पर अत्याचार करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मैं इसकी बहुत सख्त खिलाफत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संसद में एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि यह एक्ट गलत है, इस एक्ट का दुरुपयोग किया जाएगा। अरे भाई, तुमको अगर ये पास ही करना था तो जितने भी दलितों में उच्च वर्ग के लोग हैं, IAS भी उसमें आता है, अच्छे अच्छे धनाढ़ आते हैं, मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, लेकिन ये सब दलित हो जाते हैं। इनका चाहे जितना, मायावती भी दलित हो जाती हैं, ये सब तुरंत दलित हो जाते हैं जैसे इनका कोई ऐसा मुद्दा आता है जिस पर इनको दूसरे आदमी के ऊपर आरोप लगाना है, और दलित बन के चिल्लाने लगते हैं 3000 सालों से हमारा शोषण हुआ। भाई, तुम्हारा 3000 से कौन सा शोषण हुआ? अभी तुमको अपने बाबा के बाबा का नाम बताना हो, नहीं बता पाओगे, लेकिन 3000 साल का शोषण हुआ। जब मुगल काल था तब शोषण हुआ, 1000 साल मुगल काल चला है, 250 साल अंग्रेज़ों का शासनकाल चला है, तब इनका शोषण हुआ। उस समय सवर्ण इतना सक्षम था, पिछड़ा इतना सक्षम था कि वो आपका शोषण करता रहा और आप शोषित होते रहे। फिर मैक्स मूलर के कहने से इन लोगों ने अंग्रेज़ों को अपना सब कुछ मान लिया। क्या होता है, आज देश आज़ाद हो गया, 70 साल हो गए, और आज़ाद देश में भीमा कोरेगांव में अंग्रेज़ों ने पेशवाओं के ऊपर जो विजयदशमी की थी 1818 में, उसकी जयंती मनाई जाती है, 1 जनवरी को मनाई जाती है। और ये मनाया किसने था? हंसी आएगी आपको, किसने मनाया था? जिनको आपने चौराहों पर नीला कोट पहना कर खड़ा कर दिया है, और इन्होंने कहा हमको पढ़ने नहीं दिया गया। जब इनको
गायकवाड़ राजा ने, जो क्षत्रिय थे, और मारवीय जो जो ब्राह्मण थे, इन्होंने उनके वहाँ के जो रियासत था उसकी जो वजीफ़ा था उसको दिलवा करके इनको विदेश, उस समय विलायत की शिक्षा दिलाई, महंगी शिक्षा। और उस शिक्षा को पाने के बाद जब ये लौटे तो भारत में मैक्स मूलर और अंग्रेज़ों से प्रभावित होकर कहने लगे कि हमको सवर्णों ने पढ़ने नहीं दिया, छुआछूत। हमको जब मैं इक्के पे बैठने जा रहा था तो इक्का वाले ने बैठाने से मना कर दिया क्योंकि मैं दलित था, क्योंकि इनका जो अंग्रेज़ों का कोट सूट पहने थे उस पर लिखा हुआ था दलित। भाई अंग्रेज़ों का तो उस समय वैसे आतंक रहता था, लेकिन पता नहीं कहाँ से उस इक्का वाले ने, वो किस जात का था, बिरादरी का था, उसने पढ़ लिया। और उसने पढ़ने के बाद कहा ये तो दलित हैं, इनको अपनी इक्का पे नहीं बैठाऊंगा। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या मानसिकता है, ये समझ में नहीं आता है। किस भूमिका से बंधे हुए हैं और पहुंचते ही इस तरीके का आरोप लगाना। और उसके बाद एक हम बौद्ध हो गए, बौद्ध धर्म का जो है प्रचार शुरू कर दिया। वो भी बौद्ध धर्म मुगलों के आने के पहले बौद्ध धर्म था देश में। अरे भाई अगर बौद्ध धर्म भी आपका था तो 3000 साल में वो भी आता है। तो क्या बौद्धों ने आपका उत्पीड़न किया? मुगल काल में आपका उत्पीड़न किया तो जय भीम और जय मीम का नारा क्यों लगाते हो? और उसमें अगर सवर्ण इतने सक्षम थे, सवर्ण इस तरीके से थे कि वो आपका उत्पीड़न कर रहे थे, तो इससे बड़ा हास्यास्पद और कोई चीज़ हो नहीं सकता है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में सवर्ण बहुत बड़े उत्पीड़नकारी थे, पिछड़े बहुत बड़े उत्पीड़नकारी थे, तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आपको आरक्षण की व्यवस्था दी गई कि ये गरीब तबके हैं। हमने मंद बुद्धि को उठाकर, जो पूरे विश्व में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, मंद बुद्धि को कि आपको भी नौकरी मिलेगी। और किनको नौकरी मिलेगी? जो आईएएस हो चुका है, जो जो मंत्री है, जो धनाढ़ लोग हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ पाते हैं। तो वास्तव में इन्होंने कहा कि सामंतशाहियों ने हमारा शोषण किया इसलिए हमको नौकरी चाहिए। तो असली सामंतशाही तो वो लोग हैं जो दलितों में मंत्री बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, और उनके लड़के के लड़के के लड़के नौकरी पा रहे हैं। इसमें आईएएस आईपीएस हैं, उनके लड़के के लड़के के लड़के नौकरी पा रहे हैं। तो जो ये सामंतशाही है अपने समाज के, इन्होंने अपने समाज को लूटा, घसोटा, उनका शोषण किया है। उनसे वोट लेती है मायावती और उस वोट को बेच देती है किसी को टिकट दे करके, उससे पैसा अपना लेती हैं। अभी जो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो जिस तरीके से दलितों ने पलायन किया और पूरे गरीब ने, हर समाज के गरीब थे, पलायन किया, मायावती कहीं उस कटोरे में जो पैसा लिया था सबसे इनके वोट देने के नाम पे कहीं लेकर नहीं खड़ी थी कि कहीं ये मदद करती हुई नजर आई हों। सबसे ज़्यादा शोषण तो इन्हीं लोगों ने किया जो सामंतशाही कह रहे हैं और तरह तरह के दलित इतिहास लिख करके भरमा रहे हैं कि आपका शोषण हुआ। अरे शोषण हुआ होता तो इस समय न करते। इस समय क्यों खाने के लिए जो है बना करके लोगों को, गरीबों के घर में लोग बोरियां लेके जाते हैं, खुद भी मुंह बांधे हुए हैं, उनसे भी कहते हैं मुंह बांधे रहो। उनको खाना देते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उनको सामान देते हैं, रास्ते में आ रहे हैं उनको खाना, अपनी उनकी पत्नियां घर से खाना बनाती हैं, ले जाके बेचारे रास्ते में देते हैं, पानी की बोतल देते हैं। जिनके पास किराया नहीं उनको किराया देते हैं। हवाई जहाज़ तक से जो है लोगों ने भेजा है लोगों को घरों पे, वो उदाहरण आए हैं। तो आप कहते हो कि उत्पीड़न किया गया। अरे सरकार, आप संभल जाओ। 56 इंच नहीं, 2 इंच का भी सीना आपका नहीं है। आपने तो एक उत्पीड़न का रास्ता बना करके 78% लोगों को और देश को आरक्षण के नाम पे ऐसा रगड़ा है कि आज देश रसातल में जा रहा है। आप कह रहे हो हम विश्वगुरु बनाएंगे। कौन सा विश्वगुरु बनाओगे आप भारत को? पहले आप अपने अकल को ठिकाने तो लगा लो। आप सोचो तो कि लॉकडाउन में आपने कहा कि अवसर, अरे भाई आपने कौन सा अवसर दिया? आपने कौन सा अवसर बनाया? आप कुछ ऐसा कर पाए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, लॉकडाउन में लोगों को क्या सहूलियत मिले? आपने तो रास्ता रोक दिया, लोग अपने घरों को नहीं जा पाए, चौराहे पे नहीं जा पाए सामान लेने के लिए, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आपने अचानक खोल दिया। तो आप खुद ही मिसगाइडेड हो। आप मिसगाइडेड मिसाइल हो जो उड़ के कहाँ गिर जाओगे, कहाँ किसको चोट पहुँचाओगे। और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय आप हमारे जात के लोगों के, हम धर्म के लोगों के और इस देश का नुकसान कर रहे हैं आरक्षण से। क्या जो है मंदबुद्धि के लोग नौकरी पा करके, जो एक जिनके पिता कमा रहे हैं, जो अच्छे नौकरियों में थे, जो अच्छे पदों पर हैं, जो करोड़पति हैं, और वो अपने ही वर्ग का शोषण कर रहे हैं, उन मंदबुद्धियों को आप कुर्सी पर बैठा करके कौन सी संदेश देना चाह रहे हैं?
क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? यही बताना चाह रहे हैं कि आप इनके माध्यम से इनका वोट लेंगे और एक वर्ग का शोषण करेंगे? अरे ये दुर्बुद्धि लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि उन पर अत्याचार कितना किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। लेकिन ये एक इस गलत निर्णय है, हमारे वोट पे जीते लोगों का गलत निर्णय है। इन लोगों ने हमारे लोगों का शोषण किया है। मैं आपको फिर आगाह करता हूँ, अगर नहीं चेते तो आने वाली संततियाँ आपको गाली देंगी कि आप उठकर खड़े नहीं हो पाए थे, आप धर्म अंधता की आड़ में अंधभक्त बने थे और आंखों पे पट्टी बंधी थी आपके। आंख पे पट्टी बांध के आपको मुसलमान का डर दिखा करके पाकिस्तान का डर दिखाया गया, चीन का डर दिखाया गया। घुस तो आया चीन, पाकिस्तान के आतंकवादी तो रोज आ रहे हैं। नाटक है सब, बहुत बड़ा नाटक है। कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे देश को लौट कर, पूरे देश के संपत्तियों को बेचकर कुछ उद्योगपतियों को ये सब भाग जाएंगे। और अभी इन्होंने दूसरी विपक्षी पार्टियों को बता दिया है कि ये सब चोर हैं, ये सब 70 साल के लुटेरे हैं, डाकू हैं। इसलिए क्योंकि आप कहीं जाओ ना, धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं। हम धर्म में रक्षा करेंगे आपकी। और किस धर्म की रक्षा करेंगे? जिस बौद्ध काल को हमारे शंकराचार्य जी ने, पुष्पमित्र शुंग ने देश से बाहर भेज दिया था, उस बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए अब ये माननीय लोग आ गए हैं और उन्हीं की बात कर रहे हैं। जहाँ भी बौद्ध का होता है वहाँ ये पहले ही नीला कुर्ता पहन के सबसे आगे खड़े हो जाते हैं और देश के दलितों को भी भरमा रहे हैं कि तुम भी बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लो। इस तरीके से एक गलत परिपाटी चल पड़ी है और उसको बढ़ाने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं, जो कि सोच रहे हैं कि समाज के अगुआ हम हैं। ये अगुआ कुछ नहीं है, भगुआ हैं। ये लोग तो सोच रहे हैं कि जब तक भागो ना तब तक लूट के खाओ। जैसे कोई बैल कहीं बाजार में चला जाता है जो सांड बन जाता है और वो किसी ठेला से झपटता है अनाज और फल और उसको खा के भागता है, तो ये भी झपटुआ हैं। इन्होंने हम लोगों का शोषण किया है, इसलिए मैं इनका हर मुद्दे पर विरोध करता हूँ। और अगर ये लोग नहीं संभले तो हम लोग जन आंदोलन चलाएंगे और इनके एक एक कच्चे चिट्ठे को उजागर करेंगे। अभी तो ये मेरा पहला वीडियो है, फिर मैं और वीडियो लाऊंगा, इनके एक एक चीज़ों को बताऊंगा आपको। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम जी।